पुलिम संगत की इस कड़ी में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रति कड़ियों की तरह आज भी सुबह सुबह अपने जीवन को प्रबंधन करने के लिए और समाज का प्रबंधन करने के लिए प्राकृतिक जीवन दर्शन पर आधारित यह कार्यक्रम, जिसका नाम खोया पुलिम संगत है, और ये खोया पुलिम संगत विभिन्न कड़ियों में लाइव प्रसारित किया जा रहा है। इस संसार की उत्पत्ति से लेकर के विकास कैसे हुआ और हमारी सभ्यता कैसे उन्नत अवस्था में पहुंची और फिर विनाश की स्थिति में कैसे गया। प्रकृति का नियम है कि यदि जंगल में आग भी लग जाता है, सब कुछ जल करके नष्ट हो गया ऐसा लगता है। इसके बावजूद भी जब फिर से बरसात आता है तो जंगल पुनः हरा भरा हो जाता है। अपना बीज, अपना मूल, अपना जड़ जमीन में छुपा करके प्रकृति रखती है और अनुकूलित वातावरण आने पर, अनुकूल समय आने पर वो फिर से हरा भरा हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में ये समाज में जो परेशानियां, जो तकलीफ, जो समस्या, जो संकट आते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रकृति का जो नियम है कि सब कुछ बचा रहता है, कुछ खत्म नहीं हुआ रहता। बस अनुकूल समय का इंतजार करना, अनुकूल समय आने पर जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है, फिर से खुशहाल हो सकता है। उसी प्रकार से हमारा समाज, जो उन्नत सभ्यता के मालिक थे, वो फिर से उन्नत सभ्यता निर्माण की तरफ हम लोगों को आगे बढ़ना है। इसीलिए इस कड़ी में उसका जो समाधान है पुनर्निर्माण का, वो है आर्थिक गण व्यवस्था। और आर्थिक गण व्यवस्था के तहत दो चीजों का निर्माण करना है। एक तो समाज की सामुदायिक संपत्ति का, और दूसरा समाज के बाजार का निर्माण करना। और ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है और हर ब्लॉक लेवल पर इसको स्थापित करना है। गांव लेवल की जो समस्या है उसके समाधान के लिए नारगण व्यवस्था है, और समुदाय लेवल की जो समस्या है उस समस्या का समाधान है आर्थिक गण व्यवस्था। और परिवार के लेवल की जो समस्या है, उस परिवार के लेवल की जो समस्या है उसका समाधान है कुल गण व्यवस्था। हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था बना करके रखा हुआ है, बस उसी को रिपेयर करना है। आर्थिक गण व्यवस्था आधुनिक उद्योग व्यापार को ध्यान में रख करके पुरानी व्यवस्था को आधुनिकता के हिसाब से संशोधित करके बनाया हुआ
एक व्यवस्था है जिसका नाम आर्थिक गण व्यवस्था है, जिसके तहत हर एक ब्लॉकों पर समाज की संपत्ति और समाज के बाजारों का निर्माण करना है, और इसके साथ साथ में अन्य सारे संसाधनों का निर्माण करना है, जिससे हमारा आने वाला भविष्य, आने वाला पीढ़ी समृद्धि के बुलंदियों को छुए, सफलता के बुलंदियों को छुए। इस आर्थिक गण व्यवस्था में जो कार्य योजना है ब्लॉक लेवल की, वो है टीआरसी की, ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, आदिवासी संसाधन केंद्र, जो समाज की संपत्ति और समाज के बाजार दोनों का काम करेगा। अब इसको स्थापित करने के लिए फंड कहां से आएगा, या कैसे स्थापित होगा, इस बारे में कल चर्चा हुई। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल इस दुनिया में, इस संसार में रुपये, पैसे प्रचुर मात्रा में चारों तरफ फैले हुए हैं। वास्तव में इस संसार में पैसों की कमी नहीं है, रुपयों की कमी नहीं है। कमी सिर्फ इस बात का है कि हम रुपयों को अपनी तरफ आकर्षित करना नहीं जानते, और रुपयों को, अगर रुपया आ भी गया तो उसको प्रबंधन करना नहीं जानते। ये प्रबंधन का मामला है, रुपयों के प्रबंधन का मामला है। और टीआरसी जब खोला जाएगा तो इन रुपयों के प्रबंधन का इस्तेमाल करके टीआरसी खोला जाएगा। हम जो कुछ भी कमाते हैं वो कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिरी में हमारे पास कितना संपत्ति का निर्माण हुआ और कितना बचत हुआ, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। टीआरसी के माध्यम से हमारी बचत भी होगी और हमारी संपत्ति का निर्माण भी होगा। आखिरी रिजल्ट देखे, जैसे एक कर्मचारी व्यक्ति जो कमाई करता है वेतन के रूप में, कितना कमाई करता है, कितना वेतन पाता है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने सारे खर्चे काटने के बाद आखिरी में उसके पास कितने रुपए की बचत हुई, पहला चीज। दूसरा चीज, अपने उन कमाई में से उन्होंने कितने संपत्ति का निर्माण किया। ये दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो अपने कमाई में से उन्होंने कितना संपत्ति का निर्माण किया, और दूसरा सारे खर्चे काटने के बाद आखिरी में उनके पास कितने रुपए की बचत हुई। क्योंकि विपत्ति के समय में, संकट के समय में ये दो ही चीज आपका काम आएगा। एक तो आपका आखिरी में बचा हुआ पूंजी, और दूसरा आपके द्वारा बनाया गया संपत्ति। हर महीना जो सैलरी मिलता है वो काम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक सैलरी आएगा। जब हम ड्यूटी करेंगे तब तक हमको सैलरी आएगा। या जो मेहनत करके, मजदूरी करके कमाते हैं, ये छोटा मोटा व्यवसाय, बिजनेस करके कमाते हैं, उनके ऊपर भी यही नियम लागू होता है कि आपने जो भी कमाया दिन भर में, महीने भर में उसमें से कितना बचत हुआ और उससे आपने कौन सी संपत्ति का निर्माण किया। यदि आपकी कमाई 50,000 रुपये महीना है, उसके बावजूद भी आखिरी में आपके पास बचत नहीं है और आपने संपत्ति का निर्माण नहीं किया, तो जो वेतन आता है वो रनिंग पूंजी है। जिस प्रकार से बिजनेस की दुनिया में जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं या उद्योग करते हैं, उसके पास दो प्रकार की पूंजी होता है।
एक वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रॉफिट पूंजी। वर्किंग कैपिटल का मतलब जिस पैसे से हम व्यापार करते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, उन्होंने दुकान में 10,000 का सामान भरा हुआ है, तो 10,000 रुपया उसका क्या है, वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि उस पैसे से बार बार उसको सामान भरने हैं। सामान बिका तो उस बिके हुए सामान में से जो रुपया आया, उस रुपये में से मूलधन को निकालेगा और प्रॉफिट है उसको अलग निकालेगा, दोनों को अलग अलग। भाई जितना में खरीद के लाया है उतने में ही तो बेचेंगे नहीं, उसमें जो कुछ परसेंट जोड़ करके बेचेंगे। मान लीजिए 10,000 के सामान बिका और उसमें उन्होंने 10% मार्जिन जोड़ा, तो 10,000 के सामान में 100 रुपये उन्होंने मुनाफा कमाया, तो 100 रुपये जो मुनाफा हुआ वो उसका प्रॉफिट पूंजी है, और 10,000 रुपया है वो उसका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया तो अगली बार सामान भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा। तो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल हमारे जीवन के संसाधन भरने में, जीवन को सुखमय बनाने में, जीवन के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए उपयोगी नहीं होता है, उससे आप खरीद नहीं सकते। आप चाहें कि वर्किंग कैपिटल से मैं अपने लिए कपड़ा खरीद लूं, अपने लिए गाड़ी खरीद लूं, मकान खरीद लूं, वो नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से कर्मचारी व्यक्ति जो होता है, वो जो भी कमाता है, उस कमाई में से जितने उसके महीने के खर्चे हैं, उस खर्चे को उसको नोट करना है। नोट करने के बाद जो एक्चुअल जो महीने का खर्चा है, वो खर्चे उसका वर्किंग कैपिटल की तरह है, और उससे जो बच गया वो प्रॉफिट है। आखिरी में यदि आपने बचत कर लिया तो प्रॉफिट है। अब बचत करके संपत्ति का निर्माण कर लिया, वो भी आपका प्रॉफिट है। लेकिन आखिरी में कुछ बचत ही नहीं हो रहा हो और संपत्ति का ही निर्माण नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप प्रॉफिट में नहीं है। भले आपकी सैलरी 50,000 रुपया है, इसके बावजूद भी आप प्रॉफिट में नहीं है। यदि आपकी सैलरी 1,00,000 रुपया है और आखिरी में बच नहीं रहा है, इसका मतलब आप प्रॉफिट में नहीं है। तो एक हमारी जो है व्यक्तिगत बचत और व्यक्तिगत पूंजी का निर्माण, और साथ में समाज की बचत और समाज की पूंजी का निर्माण इस टीआरसी के माध्यम से होना है, आर्थिक गण व्यवस्था के माध्यम से होना है। अगर सही से समीक्षा किया जाए तो एक कर्मचारी व्यक्ति अपने जीवन काल में, या फिर हम मजदूरी करने वाले लोग, या फिर अन्य छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोग अपने जीवन काल में कितने प्रकार की संपत्ति का निर्माण करते हैं। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा जमीन खरीद के उसमें मकान बनाते हैं। दूसरा बच्चों के पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी। इससे ज्यादा संपत्ति कोई बना ही नहीं पाता, और वेतन ही कितना है और कमाई ही कितना है कि वो बड़ा बड़ा संपत्ति बना ले। जितने रुपए की कमाई है, जितने रुपए का इनकम है, उससे ज्यादा तो उसके खर्चे होते हैं, उससे ज्यादा उसके लोन होते हैं, उससे ज्यादा उसका ऋण होता है बैंक में। तो हर एक व्यक्ति इस आर्थिक प्रबंधन का गलत तरीके से ग्रसित है। उनको सही प्रबंधन की तरफ जाना पड़ेगा, और सही प्रबंधन सिर्फ वेतन से आय
या अपने छोटे मोटे व्यवसाय से आय से ही संभव नहीं है, उसके अतिरिक्त मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक आय के स्रोत व्यक्तिगत भी बनाने पड़ेंगे। और समाज के पास भी इतना आय के स्रोत हो चारों तरफ से, जैसे समुद्र में चारों तरफ से नदियां बह करके आकर के भरती हैं, एक जगह की इकट्ठा होता है। समुद्र में बहुत से नदी जुड़े रहते हैं, एक नदी का पानी उसमें नहीं जाता। सभी नदियों के पानी उस समुद्र में जाकर के मिलता है। उसी प्रकार से हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का स्रोत हमारे टीआरसी से आकर के जुड़ा रहेगा। तो नदियों में जो पानी होता है वो कहां से आता है? समुद्र से ही आता है ना। और जाकर के कहां मिलता है? समुद्र में ही मिलता है। गर्मी के दिनों में भाप बन के ऊपर पानी चढ़ता है और ऊपर में जाकर के बादल बनता है, मानसून बनता है और बरसता है, और बरसता है तो नदी के माध्यम से वो बहता है, समुद्र में जाकर के मिलता है। तो कुल मिला करके समुद्र नहीं होते तो बादल भी नहीं होता, बादल नहीं होते तो बरसात भी नहीं होता, बरसात नहीं होते तो नदी भी नहीं होता, और नदी नहीं होते तो कौन से पानी समुद्र में जाकर मिलता है? तो ये चक्र है। जिस प्रकार से पानी का चक्र है, समुद्र से ऊपर उठा कूद करके बरसात होता है, नदी बहता है, ये चक्र है। अब इसी चक्र के चलते प्रकृति हरा भरा होता है, इस प्रकृति में समृद्धि है, इस प्रकृति में जीवन है। वो चक्र हमारा समाज का टूटा हुआ है, समाज का आर्थिक जो चक्र है वो टूटा हुआ है। हमारे सारे पैसे और सारे उत्पादन बाहरी व्यापारियों के हाथ में चला जा रहा है। हम जो कुछ भी कमाते हैं, सारा कमाई व्यापारियों से सामान खरीदने में खर्चा होता है, और हम जो कुछ भी पैदा करते हैं वो सारा चीज भी व्यापारी खरीद के ले जाता है। लेकिन टीआरसी बन जाने से चारों तरफ से टीआरसी में ही हमारे कमाई का हिस्सा जाएगा। हम जो कुछ भी खरीदेंगे टीआरसी से खरीदेंगे, और जो कुछ भी पैदा करेंगे टीआरसी को ही बेचेंगे। तो हमारा टीआरसी एक समुद्र की तरह होगा, वहां से आर्थिक बादल बनेगा और हर एक परिवारों में बरसेगा, और हर एक परिवार के जो मेहनत की कमाई है, उस कमाई का चक्र फिर टीआरसी में जाएगा, टीआरसी से फिर समाज में जाएगा। पैसा और उत्पादन दोनों का जो चक्र है क्रमशः समाज और समाज के व्यक्ति, समाज और समाज के व्यक्ति के बीच में दौड़ेगा, तेजी गति से चक्र की तरफ चलेगा। और जितना तेजी से चलेगा, जितना चक्र की तरह तेज गति से चलेगा, उतनी ज्यादा समृद्धि को पैदा करेगा, उतनी ज्यादा विकास को पैदा करेगा, उतनी ज्यादा हमारे समाज को हरा भरा और सुखमय बनाएगा, उतने ज्यादा नया पीढ़ी को संसाधन प्रदान करेगा। इसलिए ये टीआरसी एक अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत बाजार समझ लीजिए। आर्थिक गण व्यवस्था और ये टीआरसी हमारे समाज के लिए अद्भुत व्यवस्था है। और ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि हम इसको करें, इसको कर लें, और गांव-गांव में प्रत्येक व्यक्ति को बताने में, समझाने में सक्सेस हो गए, तो ये व्यवस्था
इस युग की सबसे बड़ी व्यवस्था बन सकती है। किसी समय में बारिकुपाल लिंगो जी ने कुलगण व्यवस्था बना करके पूरे समाज को संगठित किया। कोयामुरी द्वीप, गंडो द्वीप में रहने वाले सभी लोगों को एक पारिवारिक सूत्र में बांधा और उसी सूत्र में अभी तक बंधे हुए हैं। टोटम पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। उसके बाद कुलगण व्यवस्था के बाद एक बड़ा क्रांति का रूप धारण कर सकता है आर्थिक गण व्यवस्था। इतने हजारों सालों के बाद ये बड़ा व्यवस्था बनाया जा सकता है। और गौरव की बात यह है कि इस महान व्यवस्था को बनाने के लिए, इस महान व्यवस्था को शुरुआत करने के लिए हम सब लोगों की पुरखा शक्तियों ने, प्रकृतियों ने हम लोगों का चुनाव किया और हम लोगों को ये अवसर प्रदान किया कि आप लोग इस व्यवस्था को मजबूत करें। कुदरत में चयन की प्रक्रिया होती है, सब कोई सब काम नहीं कर सकते। प्रकृति सिलेक्ट करती है कि कौन से काम को कौन व्यक्ति करेगा। हर एक काम को, हर काम को करने के लिए प्रकृति जिम्मेदारी नहीं सौंपती है। कोई बहुत अच्छा गाता है, गाने की कला है उसके पास, तो प्रकृति उसको महान सिंगर बनने की अवसर देती है, उसको चुनता है कि आप गायक बनो। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा जो है चित्रकार है, वो प्रैक्टिस करता है चित्रकारी करने में, तो प्रकृति उसका परीक्षा लेती है और परीक्षा में जब वो पास हो जाता है तो प्रकृति उसको महान चित्रकार बनने के लिए चुन लेती है, सेलेक्ट कर लेती है और वो महान चित्रकार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम सब लोग सौभाग्यशाली लोग हैं कि इस दौर में जब पहाड़ों को काटा खोदा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, पानी खत्म हो रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, प्रकृति का विनाश हो रहा है, हमारे गांव की सभ्यता और संस्कृति नष्ट होने के कगार पर है। ऐसे दौर पर जिस प्रकार से मानसून आता है, उसी प्रकार से आर्थिक गण व्यवस्था आया है और हमारा जीवन सौभाग्यशाली है कि इस महान काम के लिए हम जैसे सामान्य इंसानों को कुदरत ने और पूर्वजों ने चुना। इसलिए साथियों, वो सब लोग इस महान काम के हिस्सेदारी बने। हर एक गांव के हर एक सदस्य जो है इस महान अभियान का जो है प्रतिभागी बने, ताकि जब भी इतिहास के को खंगाला जाएगा, देखा जाएगा, तो गांव का बच्चा बच्चा गर्व से कहेगा कि इस महान अभियान में मेरे दादाजी का भी बहुत बड़ा योगदान है, मेरे चाचा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान की रिकॉर्ड में जो है नाम आना, ये बहुत बड़ी बात होगी। साथियों, ये टीआरसी के माध्यम से जो रुपयों का प्रबंधन जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, हम जो कुछ भी कमाते हैं उसके आखिरी में बचत और आखिरी में संपत्ति कितना बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब टीआरसी का जो कॉन्सेप्ट ये है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपना निवेश करेगा वहां, क्योंकि ऑलरेडी बाजार में खर्चा कर ही रहा है।
हम जो कुछ भी कमाते हैं सारे पैसे को खर्चा कर देते हैं बाजार में। इसलिए निवेश के लिए, बचत के लिए हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। लेकिन टीआरसी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो खर्चा आप बाजार में कर रहे हैं उन्हीं खर्चों में से कुछ राशि टीआरसी में निवेश करना है। तो निवेश करने से क्या होगा कि वो हमारे भविष्य के लिए बचत पूंजी हो जाएगा और वही हमारी संपत्ति भी हो जाएगी। टीआरसी के भीतर की संपत्ति में हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी और सब लोग मिलते हैं, सब लोग करते हैं। 1 लाख में यदि 30,000 लोगों का हम लोगों ने कल टारगेट बताया था, शुरुआत में 30,000 लोग नहीं मिलेंगे, 1,000 लोग भी मिल गए तो 1,000 लोग भी 10,000 रुपया का निवेश करते हैं तो 1 करोड़ का बजट होगा। और 10,000 लोग मिलते हैं 1 लाख में तो 10 करोड़ का बजट होगा। और इतने बड़े बजट में टीआरसी बड़ा आसानी से खोला जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। हमारे पास पैसा रहेगा तो आखिर वो व्यापारी के जेब में ही जाएगा, उस समाज का काम नहीं आएगा और ना ही हमारे लिए कुछ बचत होगा और ना ही संपत्ति का निर्माण होगा। उससे सिर्फ व्यापारी और उद्योगपतियों का ही भला होगा हमारे पैसे से। तो हमारे पैसे से उद्योगपति और व्यापारियों का ही भला क्यों हो, अपने आने वाला पीढ़ी का भी भला हो जाए और समाज का भी भला हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो साल भर में 10,000 रुपया का निवेश कम से कम, अधिकतम वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और वो भी विभिन्न किस्तों में करने का प्लानिंग। 10,000 का व्यक्ति मोबाइल ही उपयोग करता है आज के समय में। 10,000 लोग बड़ा आसानी से बच्चे का जन्मदिन पार्टी में खर्चा कर देते हैं। आजकल तो छठी बरही कार्यक्रम में ही 1 लाख से ऊपर खर्चा होते हैं। शादी ब्याह में तो 3-4 लाख रुपए खर्चा पहुंच जाता है और सारे खर्चे हम कहाँ करते हैं, व्यापारी के दुकान में जाकर के करते हैं। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में 30-40 हजार रुपए हर साल लग जाते हैं। तो ऐसा कोई काम बताइए जिसमें खर्चा ना हो। सब जगह तो खर्चा हो ही रहा है ना, और हम सब लोग मिल करके खर्चा व्यापारी की दुकान में ही कर रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसा व्यवस्था के लिए हम त्याग करें, निवेश करने की हिम्मत जुटाएं और बहुत बड़े मात्रा में समाज की बाजार का निर्माण कर लें, तो हमारा बचत भी होगा, हमारे संपत्ति का भी निर्माण होगा और आने वाला पीढ़ी का भविष्य भी खुशहाल होगा। तो 10,000 रुपया का निवेश खुद भी करना और 10 लोगों को प्रेरित करना और उस 10 लोगों को हमेशा साथ देना, वो आपकी टीम का हिस्सा है मान के चलिए। वो 10 लोग, हर एक व्यक्ति को 10-10 लोगों की जिम्मेदारी लेना। वो 10 लोग समझिए आपका संगठन है, वो आपका टीम है। हर सुख दुख में, हर विपत्ति में वो 10 लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करें, ऐसा टीम। हर समस्या में एक दूसरे को मिल करके सहयोग करें, ऐसा टीम। और 10 लोगों से किसी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो 10 गुणी 10 करके 100 लोग मिल करके उस व्यक्ति का समस्या का समाधान करें।
तो ये जो निवेश है वो थोड़ा थोड़ा करके आखिरी में हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति का निर्माण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति का भी और सामाजिक संपत्ति दोनों का निर्माण होगा। इसलिए इसको लेकर के जागृति लाना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति इस बात को जाने समझे, हर एक व्यक्ति इस बात से प्रशिक्षित हो। हमारे यहाँ तो समाज में ऐसी समस्या है कि जो शिक्षित हो जाता है वो समाज से और दूर चला जाता है, और जो नौकरी पा जाता है वो और ज्यादा कंगाल हो जाता है। उल्टा हो जा रहा है। तो इस सारी चीजों को ठीक करना है। सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक एक गांव को हमको समय देना पड़ेगा, और जिस गांव में समय दिए उसको एक दिन समय नहीं, उसको कंटिन्यू 1 सप्ताह 15 दिन समय देना पड़ेगा। उस गांव को मजबूत करके उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और प्रशिक्षित करके इस आर्थिक गण व्यवस्था के मुहिम से उनको जोड़ना पड़ेगा। हम लोगों से मिस्टेक ये हो रहा है कि मान लीजिए किसी को हमने प्लान बताया, आपने प्लान बताया, किसी गांव में मीटिंग किया, एक बार मीटिंग हुआ, उसके बाद अगले 3 महीना 6 महीना तक फिर दोबारा मीटिंग ही नहीं हुआ। जिसको आपने प्लान बताया उस दिन तो बता दिया, उसके बाद फिर कई कई महीनों तक उससे बात ही नहीं हुई। तो ये जो गैप है, इस गैप को खत्म करना पड़ेगा। जिस गांव को हमको आदर्श बनाना है उस गांव को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक वो पूरी तरह से आदर्श न बन जाए, प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षित ना हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए समर्पित ना हो जाए, तब तक उस गांव में कंटिन्यू लगातार मीटिंग करते रहना पड़ेगा। एक गांव पूरा हुआ तो दूसरा गांव, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरा गांव, ऐसे करके पूरे ब्लॉक को जोड़ना पड़ेगा। जो बड़े आंदोलन होते हैं, बड़े मुहिम होता है, बड़ा अभियान होता है, उसमें इस प्रकार के चैलेंज आता ही आता है। तो किसी प्रकार के चैलेंज से, किसी प्रकार से अड़चन से, बाधा से, किसी की टिप्पणी से हमको पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ना है। आज के योग और तंद्रा की तरफ चलते हैं। योग और तंद्रा